एवरीवन, वेलकम टू रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज की क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ सोशल साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, तो वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगी, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के, सिविक्स के, ज्योग्राफी के आप लोगों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए वो सब कुछ आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ। साथ ही साथ इसमें हम लोग वन लीनियर क्वेश्चंस भी देखेंगे और स्टेटमेंट टाइप्स भी क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि आपको अगर आपने अभी जनवरी का ही एग्जाम दिया होगा तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग एसएसटी की तैयारियां कर रहे हो, एनसीईआरटी को रीड करोगे, तो स्टेटमेंट टाइप इसको स्ट्रांग बनाओ। तो अभी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आप लोग देख सको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगी सोशल साइंस की, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और यहाँ से आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन सीटेट के। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और याद रखना ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में देखे गए थे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का या फिर महाराष्ट्र का। तो अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं स्टूडेंट, तो मेरे साथ साथ जब तक मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ पूरी कोशिश करो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताते रहो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चले। कि अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी आता है तो भी आप लोग एक बार देख लो कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप क्या लगा के आते, क्योंकि आप ये बात जानते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बेफिक्र होकर आपको पूरे 150 क्वेश्चंस करके आने ही आने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चंस का आंसर बताना है। और एक बात याद रखना, अगर एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो उससे कौन सी शहर, कौन सी कंट्री, किस स्टेट में, कौन सा उसमें डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो तेलंगाना का जो स्टेट देखोगे वो पहले भारत के किसके, आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सबका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं आपको इनके बारे में कुछ बता दूं तो तेलंगाना जो क्षेत्र आप लोग देखोगे 17 सितंबर 1948 से 1 नवंबर 1956 तक हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। याद रखना, पहले ये किसका हिस्सा था, हैदराबाद का हिस्सा था, ठीक है। जब तक इसे आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए आंध्र राज्य में मिला दिया गया था। तो यहाँ पे देख रहे हो आंध्र प्रदेश में इसे क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था एक अलग राज्य के लिए। दर्शकों के आंदोलन के बाद संसद के दोनों सदनों में एमपी और राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित करके तेलंगाना इसको बनाया गया था, ठीक है। तब इसको तेलंगाना बनाया गया, उससे पहले ये क्या था, आंध्र प्रदेश में इसको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए आपका वहां पे राइट आंसर क्या था, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, पॉलिटी यानी कि सिविक्स का क्वेश्चन, डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है। और आप लोगों को पूछा गया है, आपको यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है कि से रोल ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी। जो मीडिया का रोल है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, उनका क्या भूमिका होती है उनकी, वो आप लोगों को बताना है कि जो मीडिया का रोल है लोकतंत्र का में अंदर उनकी क्या भूमिका होती है। आपके पास 3 स्टेटमेंट है। पहला है, इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स थ्रू न्यूज। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, इट शुड प्रोवाइड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एडवर्टाइजर थ्रू इट्स न्यू प्रोग्राम। या फिर इसे अपने समाचार कार्यक्रम के माध्यम से विज्ञापनदाता का दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए। थर्ड वन इज, इट मस्ट डिस्कस द व्यू ऑफ ऑल सेक्शंस। इसमें सभी वर्गों के विचार पर चर्चा होनी चाहिए। तो आपको बताना है इसमें से ABC सही है या AB सही है, BC सही है, AC सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या फिर ये सारे सही हैं। जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ।
तो अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा होगा तो आप एक सेंस भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से समझो कि मीडिया का रोल जो होता है वो इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सिटीजन थ्रू न्यूज़। तो आप ये जानते हैं आज हम सब टीवी देखते हैं, तो टीवी में न्यूज़ के द्वारा ही हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हर एक दुनिया के कोने की जानकारी हमारे पास है। घर पे आप लोग बैठे हो लेकिन आपको आउट ऑफ इंडिया हो, ठीक है, या आपकी इंडिया के अंदर की बात हो, ठीक है, आपको हर एक स्टेट की डेली की न्यूज़ पता होती है जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया। ठीक है, अगर मीडिया नहीं होगी तो आप लोगों को न्यूज़ कैसे पता चलेगी। चाहे हमारी गवर्नमेंट ने कौन से लॉ, कौन से रूल्स को लागू करें, ये सब में हमारे कौन सा हाथ देता है, मीडिया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो होता है आप लोगों का करेक्ट। तो जहां जहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा, जहां ऑप्शन नंबर ए नहीं है उसको हटा दो। तो ऑप्शन नंबर बी सी तो आपका गलत होता है। तो आपको ऐसे ऑप्शंस को डिटेक्ट करता जाना है, कैंसिल करते जाना, ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर करने में इजी रहे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में ही फंसते हैं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इट शुड प्रोवाइड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एडवर्टाइजर थ्रू इट्स न्यू प्रोग्राम। तो हमें इन्हें क्या करना चाहिए, जो एडवर्टाइजर की जो पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उन्हें न्यू प्रोग्राम के थ्रू उन्हें क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल भी गलत है। तो बी ऑप्शन जहां जहां होगा उसे हटा दो। तो आपका ये भी ऑप्शन गया और पहला भी गया, तो बचा आपका सिर्फ फोर्थ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इट मस्ट डिस्कस द व्यू ऑफ ऑल सेक्शन। तो ये क्या करते हैं, मीडिया को जितने भी वर्ग हैं, जितने भी सेक्शंस होते हैं, सबके ऊपर डिस्कस करना चाहिए और वो लोग करते भी हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट आपके सही होते हैं, बस जो बीच वाला है वो गलत है। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया है। 1 नंबर बहुत इजीली से मिल जाता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसको गलत कराते हैं। बीसीई स्टैंड फॉर, जो बीसीई की फुल फॉर्म है वो क्या होती है, बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर सीजर एरा। तो बच्चे जो हैं वो फंसते हैं बी और सी में। ये दो ऑप्शन में बच्चे फंसते हैं और इसको गलत करके आते हैं। तो आप लोगों से पूछा गया है बीसीई की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है आप लोगों की बिफोर कॉमन एरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करूंगी क्रिश्चियन एरा की, तो ये जो बीसीई हम लोग देखते हैं तो ये क्रिश्चियन का ही पीरियड माना जाता है, बट ये फुल फॉर्म नहीं है। अगर आपसे ये पीरियड पूछा जाए कि ये जो एरा है वो कौन सा पीरियड माना जाता है, तो ये होता है क्रिश्चियन। ठीक है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है, जो यीशु मसीह होते हैं उनके बीसी का मतलब क्या है, उनके जन्म से पहले, बिफोर कॉमन एरा, उनके जन्म से पहले की जितनी भी टाइमिंग्स है उसे बीसीई बोलते हैं। और एडी मतलब एनो डोमिनी होता है, लिख लो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एडी मतलब एनो डोमिनी होती है इसकी फुल फॉर्म। एडी होता है आप लोगों का यीशु मसीह के जन्म के बाद की टाइमिंग। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सबका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री से पूछा गया है और कोई क्वेश्चन है, अंडर द महायाना बुद्धिस्ट। अगर आपने महायान बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा महायान और हीनयान। ठीक है, महायान और हीनयान ये दो पॉइंट्स आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे महायान से क्वेश्चन आया है, आपके ऑप्शंस में दे रखा है, इसमें से कौन सी बातें आप महायान में देखते हो, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, मथुरा एंड तक्षशिला डिक्लाइन एज द सेंटर ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो मूर्ति कला के केंद्र के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ था। सेकेंड ऑप्शन है, बुद्धा प्रेजेंस वॉज शोन इन द स्क्रिप्चर बाय यूजिंग सर्टेन साइन। तो मूर्ति कला के बौद्ध की उपस्थिति को देखोगे, कुछ संकेतों का उपयोग करके वहां पे दिखाया गया था। थर्ड है, स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड, बुद्धों की मूर्तियां बनाई गई थी। या लास्ट है, बोधिसत्व वर नॉट एक्सेप्टेड एज दे वर येट टू अटेन एनलाइटमेंट। बोधिसत्वों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन्हें अभी तक एनलाइटमेंट या ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो यहाँ पर आप सबका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उस समय बौद्ध के स्टैचूज बनाए गए थे, कब, महायान के समय पर। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। लिख लो या कर लो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बौद्ध महायान जो
बौद्ध महायान के समय पर हमें बौद्ध की मूर्तियां बनाई गई ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी से बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, द राइट टू पॉपुलेशन फ्री एयर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एट पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। प्रदूषण मुक्त हवा के अधिकार को भारत में किस मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी? फ्रीडम, इक्वालिटी, लाइफ या जस्टिस, स्वतंत्रता, समानता, जीवन या फिर न्याय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एक बात बता दूं, जो आप लोगों की सीटेट का एग्जाम होता है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, जितने भी बॉक्सेस होते हैं साइड में, लास्ट में जो कीवर्ड्स होते हैं वो सब कुछ अच्छे से पढ़ना। बॉक्सेस जितने होते हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस, ये सब प्रीवियस ईयर है जिस तरीके से पूछा गया। और आपका इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो वो कौन सा राइट टू पॉल्यूशन फ्री, जो प्रदूषण मुक्त हवा के अधिकार को कौन सा मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में माना जाता है, तो वो है आप लोगों का राइट टू लाइफ यानी कि जीवन। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर इसके बारे में मैं आपको बता दूं, द कोर्ट ऑब्जर्व राइट टू लाइफ गारंटीड बाय आर्टिकल 21। आर्टिकल भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल कब है। तो राइट टू लाइफ या राइट टू लिवलीहुड भी हम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो राइट टू लिवलीहुड भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो राइट टू लिवलीहुड जो है वो आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है, जिसमें क्या बोला गया था, राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या बोला गया था, जीवन के अधिकार में जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेने का अधिकार शामिल किया गया था आर्टिकल 21 में, कि पानी आप लोगों का साफ होगा बिना पॉल्यूशन के, हवा भी साफ होगी, ठीक है। ये सारी बातें इस आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में यहाँ पे बोला गया था। इस मामले के माध्यम से देखोगे, अदालत ने जीवन के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में एक स्वस्थ वातावरण के अधिकार को मान्यता दी थी, ठीक है। एक क्या दिया था, एनवायरमेंट जो है वो एकदम क्लीन साफ, उन्होंने यहाँ पर इनको मान्यता दे दी थी। तो यहाँ पे आर्टिकल जरूर याद रखना। एक बार आर्टिकल भी पूछा गया था कि राइट टू लिवलीहुड जो है वो आपके कौन से आर्टिकल में आता है, तो आपका राइट आंसर आर्टिकल नंबर 21 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा और एक नंबर बहुत इजीली से आप लोग ले पाओगे। हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया। तो भारत का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता का वाक्य किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर जरूर पता होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो बुक है ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इनके बारे में मैं आपको बातें बताऊं, द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज कॉइन्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो अनेकता में एकता जो है ये वाक्यांश किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ये शब्द भारत का वर्णन करने के लिए बहुत ही उपयुक्त हुआ, क्योंकि जो कई भाषा, बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे धर्म, जातियां, पंथ आदि के साथ विविध होने के लिए बावजूद लोगों के एकता की भावना है, ठीक है। इनका मतलब क्या है, आज हमारा जो देश है इसमें हमें बहुत सी लैंग्वेजेस, बहुत से रिलीजन, कास्ट और क्रीड देखने को मिलते हैं, तो उनमें यूनिटी की बात की देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फ्रेज जो यूज किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया था, ठीक है। बुक याद रखना, बुक भी पूछी जाती है। तो बुक जो है वो कौन सी बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेज याद रखना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तब भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। इन्होंने इस बुक में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बताया। ये बात जानते हुए कि इस दुनिया में, हमारे देशों में इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने सारे कास्ट, इतने सारे रिलीजियस धर्म देखने को मिलते हैं, और उसमें उन्होंने यूनिटी की बात करी थी, ठीक है। यूनिटी की भावना लेकर आए थे। तो इसका राइट आंसर समझ गए। ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखना है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि इस क्वेश्चंस के थ्रू और भी साथ में और जितने क्वेश्चंस बनते हैं या पूछे गए थे वो भी आपको साथ साथ कराती रहूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो, मेरे एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनो और नोट डाउन भी करते रहो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड। तो लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत होते हैं और निर्वाचित नहीं होते हैं? 0, 4, 1 या 2। याद रखना लोकसभा का और राज्यसभा का, ठीक है। लोकसभा का और राज्यसभा का अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, लोकसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं वो कितने होते हैं? 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। अगर यही आपसे राज्यसभा का पूछा जाता तो राज्यसभा में आपको 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, 12। ये दोनों याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसको गलत कराते हैं। अगर आपको एक ट्रिक याद रखनी है तो इस तरीके से याद कर लो। लोक देखो बहुत छोटा वर्ड है, 3 ही अक्षर का है तो 2 आएगा। राज्य देखो कितना बड़ा है तो वो 12, ठीक है। 12 लोग राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं और लोकसभा में 2 होते हैं। क्लियर हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सबका क्या होगा? डी होगा। चलिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ बातें बता दूं। याद रखना लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें कितनी टोटल होती है? 552 होती है, जिसमें से 530 लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट देखे जाते हैं, जिसमें से 20 मेंबर यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, 2 मेंबर को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। क्लियर हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के ऊपर भी क्वेश्चन आता है और आपके ऑप्शंस में तब 2 भी होगा, 12 भी होगा, 14 भी होगा और 0 भी होगा, तो आपको ये दोनों में फंस जाओगे। इसलिए पहले बता दिया लोकसभा में 2 नॉमिनेशन होता है और राज्यसभा में 12 होता है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, हर साल मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखोगे ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हो उससे पहले इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको एनसीईआरटी इसी क्वेश्चंस के नजरिए से पढ़ पाओगे कि हाँ हमने ये क्वेश्चन करा था, और फिर आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी एनसीईआरटी पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर करो, ताकि आपको एक सजेशन हिंट मिल जाए कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन 1997 द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड द विशाखा गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट। तो 1997 में भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय में जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशाखा जो दिशा निर्देशक तैयार करने के लिए किए गए थे वो कौन से थे, किस लिए यहाँ पे गाइडलाइंस वुमेन्स के लिए बनाई गई थी? ऑन स्ट्रीट, सड़कों पर, वाहनों में यानी व्हीकल्स में, कार्यस्थल, एट वर्क प्लेस, या फिर मार्शल रिलेशनशिप, वैवाहिक संबंधों में। तो अगर विशाखा गाइडलाइन में देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गाइडलाइन दी थी सेक्सुअल हरेसमेंट, वो एट अ वर्क प्लेस, जो कार्यस्थल पे महिलाओं पर यहाँ पर हैरेसमेंट होती है उस पे ये गाइडलाइन चलाई गई थी। तो राइट आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको बातें बता दूं। इन 1997 इंडिया वुमेन सेलिब्रेटेड अ लैंडमार्क मूवमेंट में द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड विशाखा गाइडलाइन दैट इट मेड इट मैंडेटरी फॉर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस ऑफ द कंट्री टू पुट इन प्लेस मेजर टू प्रिवेंट एंड रिड्रेस सेक्सुअल हरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। इनका क्या कहना है कि उन्होंने जो ये विशाखा के दिशा निर्देशक तैयार किए थे, इसमें जो भी हमें यौन उत्पीड़न को रोकने और निवारण के उपाय को अनिवार्य बना दिया था वर्क प्लेस पे, याद रखना। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया, 1997 याद रखना। दूसरा आपको सुप्रीम कोर्ट याद रखना है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट दे देगा और फिर आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, स्टेटमेंट में फंसते हो। इसलिए मैं बता रही हूँ सुप्रीम कोर्ट याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने ये विशाखा की गाइडलाइन में जारी किया था, ठीक है। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट आता है तो आप लोग करेक्ट कराते हैं, फिर सोचते हैं दोनों ही ऑप्शन सही हैं। याद रखना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका देखोगे तो ये आप लोगों का फिर से एक पॉलिटी से क्वेश्चन है।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, इनमें से कौन सा ग्रामीण प्रशासन का अधिकारी नहीं है? लेखपाल, पटवारी, म्युनिसिपल वार्ड काउंसिलर या लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो आप लोग इसको अगर पढ़ोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि म्युनिसिपल वार्ड काउंसिलर जो है वो गांव में नहीं, शहरों में होता है, अर्बन एरियाज में होता है। तो यहाँ पर आप सबका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि लेखपाल, पटवारी ये सब क्या करते हैं, वहाँ पे फार्मर्स के जो लैंड्स होते हैं सबका रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो ये सब गाँव में ही रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था आप सबका यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु अमंग्स द फॉलोइंग अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। याद रखना, पॉलिटी पढ़ोगे तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को कौन करता है, गवर्नर को कौन करता है, चीफ मिनिस्टर को कौन करता है, ये सारा याद कर लो। एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, 100% की गारंटी देती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। तो गवर्नर जो होते हैं भारत के, जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? अटॉर्नी जनरल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट, संसद के लोग, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर यानी कि राज्यपाल को जो नियुक्त करते हैं, अपॉइंट किया जाता है, वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी केंद्र सरकार इसको नियुक्त करती है, गवर्नर बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो ये थे आपके कुछ आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने आज आपको यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस करा दिए स्टूडेंट। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। अभी मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रही हूँ, कम क्वेश्चंस करा रही हूँ। आप लोगों का इस पे रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। ऐसी वीडियोस और भी चाहोगे तो हम आगे क्वेश्चंस को मैं और बढ़ाती रहूंगी। अभी हमने ये स्टार्ट किया है, तो अपना रिस्पांस अच्छा दिखाइए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं, इसी तरीके से मैं आगे लेकर के आती रहूंगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा है, इसी तरीके से, ताकि मैं आगे फिर अभी 10 क्वेश्चंस कराएं, तब मैं आगे 20 क्वेश्चंस एक ही क्लास में लेकर के आऊंगी। तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स अच्छा दिखाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप लोग सीटेट की वीडियो जब भी चैनल पे अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आए। अब आपको याद रखना है, सीटेट की आपकी ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आपके एग्जाम आने तक ये चलने वाली है। तो इसमें जुड़ जाओ। सोशल स्टडी बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, टॉपिक भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी से उठा करके, ठीक है। बट आप अपना जो है यहाँ पे अच्छा दिखाना रिस्पांस, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स, क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। तो चलिए बस आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, सब कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।